12 साल से लेकर के 18 साल, 21 साल और इवन 30 साल की महिला, जिसे मतलब हर तरीके से शोषित किया जाता था। टैगलाइन भी जजमेंट में है कि सेवियर ही बिकम डेविल, तो ये एक्चुअली उनका भी टैगलाइन यही है कि रक्षक ही भक्षक बन गए। सफ़र बहुत आसान नहीं था, बहुत मुश्किल था उन बच्चियों के लिए भी, हमारे लिए भी, क्योंकि यहाँ पे हर एक चीज़ों को एसआईटी टीम जो अपने आप में बहुत सपोर्टिव नहीं थी। काम्या मिश्रा जो एएसपी जिनको अपॉइंट किया गया था हाईकोर्ट के द्वारा, स्पेशली बिकॉज शी वॉज अ वुमेन, लेकिन वहाँ पे उनका भी रवैया बहुत अच्छा नहीं था। NBC 24 देख रहे हैं आप और मैं आप सबके साथ स्वीटी शर्मा। पटना का गायघाट सेंटर होम में लड़कियों से कुकर्म गलत काम करवाया जाता था। ये तमाम आरोप सेंटर में बंद एक नाबालिग बच्ची ने लगाया था, जिसके बाद NBC 24 ने इस मुद्दे को काफी प्रमुखता से उठाने का काम किया और NBC 24 सच की ताकत है और एक मुहिम छेड़ दिया और ठान लिया था कि लड़की को इंसाफ दिलाकर रहना है और दोषी को सलाखों के पीछे पहुंचाना है। कई जो है महीने बीत गए थे, लगातार कई महीनों तक NBC 24 इस मुहिम को चलाता रहा और जब इस पूरे मामले में पीड़िता ने पटना डीएम से मिली, समाज कल्याण विभाग भी ने भी इस पूरे मामले को कहीं न कहीं अनसुना कर दिया और क्लीन चिट दे दिया। पीड़िता चीखती रही, चिल्लाती रही, फिर भी पीड़िता जो है महिला थाने गांधी मैदान जाती है, लेकिन FIR दर्ज नहीं होता है। फिर कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेने के बाद पटना के महिला थाने में तो पीड़िता का FIR दर्ज किया, लेकिन आप समझ सकते हैं कि वंदना गुप्ता का रुतबा इस कदर था और कहीं न कहीं वंदना गुप्ता का कुकर्म यही नहीं रुका और फिर सासाराम से भी उसका लग जो है जुड़ गया। कुछ साल पहले जो है संजिदा खातून और डिंपल चौहान प्रेम विवाह करती हैं और फिर उससे पटना के गायघाट शेल्टर होम में भेज दिया जाता है और फिर उसकी संदिग्ध अवस्था में मौत हो जाती है और फिर परिजन जो है तमाम आरोप लगाते हैं। तब लगातार NBC 24 ने भी इस खबर को चलाता रहा। उसके बाद पटना हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया और पटना के महिला थाने में 2 FIR जो है पीड़िता FIR दर्ज किया। उसके बाद भी NBC 24 वंदना गुप्ता के रुतबे और वर्चस्व को उजागर करता चला गया और उसके बाद एक SIT टीम का गठन किया गया और इस SIT को लीड सचिवालय SP काम्या मिश्रा कर रही थी और ऐसे में लगातार कई दबाव, कई तरह की जो है धमकियां भी मिली और NBC 24 सच की ताकत के साथ अपना अड़ा रहा। इस खबर को दिखाया और आखिरकार पटना से लेकर कोचस, सासाराम, रोहतास तक तमाम वंदना के कुकर्म को उजागर किया और फिर वंदना गुप्ता को जेल जाना पड़ा, जो इस पूरे केस को देख रही थी, जो है कहीं न कहीं लोअर कोर्ट और हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक देख रही थी। अधिवक्ता मीनू कुमारी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है, खास बातचीत करेंगे। सबसे पहले आपका बहुत बहुत NBC 24 में स्वागत है मैम। बहुत बहुत धन्यवाद। आखिर ये पूरा मामला क्या था? जैसा कि अभी आपने सारे मामला को बताया संक्षेप में, ये पूरा मामला एक बच्चियों के शोषण का था। महिला भी नहीं, नाबालिग बच्चियों का था, जिसमें कि 12 साल से लेकर के 18 साल, 21 साल और इवन 30 साल की महिला, जिसे मतलब हर तरीके से शोषित किया जाता था, जिनके परिजन नहीं हुआ करते थे, जो भूली भटकी हुआ करती थी, जिनको रेलवे लाइन से उठा के लाया जाता था, कहीं भीख मांगते थे उन्हें लाया जाता था और जब ये पूरी तरीके से अधीक्षिका द्वारा कंफर्म हो जाता था कि इन्हें कोई नहीं ले जाने वाला है, ये इसी तरीके से जिंदगी यापन करेंगी, तो वो धीरे धीरे उन पे अपना शिकंजा कसती थी और उसके बाद रक्षक ही भक्षक थे। जी हाँ, ये तो सुप्रीम कोर्ट का टैगलाइन भी जजमेंट में है कि सेवियर ही बिकम डेविल, तो ये एक्चुअली उनका भी टैगलाइन यही है कि रक्षक ही भक्षक बन गए। जी हाँ। तो आप इस पूरे केस को देख रही थी मैम, तो क्या आखिर क्या क्या खुलासे हुए, क्या क्या भंडाफोड़ हुआ अब तक? जब ये एक लड़की जब हमारे पास आई और ये इस तरीके की जब बातें बोली, तो स्टार्टिंग में तो काफी रोंगटे खड़ी कर देने वाली लफ्ज थे इसके। तभी हम तो पहले तो हमें इसे वेरीफाई करते हैं, अपने लेवल पे चीजों को समझते हैं, लेकिन जब सारी सच्चाई सामने आई और एक्चुअल में ये बात 2-3 सवासिनों द्वारा जो वहाँ इनमेट थी, जो रही थी, उन्होंने भी जब इसकी पुष्टि की कि हाँ इस तरीके के वारदात वहाँ होते हैं, तो हमें लगा कि इसके खिलाफ आवाज उठानी पड़ेगी
और एक दो नहीं, बहुत सारे लोग इसके बारे में बोल रहे थे, तो हमें लगा कि अब इसे कानूनी कार्रवाई करवानी पड़ेगी, लेकिन बहुत टफ हो रहा था। यहाँ के सरकारी व्यवस्था, डीएम और बहुत लोगों का सपोर्ट उस तरीके से नहीं हो पा रहा था, जब तक कि हाईकोर्ट द्वारा स्वतः संज्ञान लिया गया और इसे थोड़ी महत्वता दी गई इस मुद्दे को, तब जाकर के चीजें पारदर्शी होने लगी, एफआईआर हुए, उसके बाद इन लड़कियों को न्याय मिलने जैसा दिखने लगा कि अभी से। लेकिन बहुत सफर बहुत आसान नहीं था, बहुत मुश्किल था उन बच्चियों के लिए भी, हमारे लिए भी, क्योंकि यहाँ पे हर एक चीजों को एसआईटी टीम जो अपने आप में बहुत सपोर्टिव नहीं थी, काम्या मिश्रा जो एएसपी जिनको अपॉइंट किया गया था हाईकोर्ट के द्वारा स्पेशली बिकॉज शी वाज अ वुमेन, लेकिन वहां पे उनका भी रवैया बहुत अच्छा नहीं था। वो लड़कियों को सपोर्ट नहीं कर रही थी, वो यही कह रही थी कि ये लड़कियां झूठी हैं, पेशेवर हैं, लगातार इस तरीके के हैबिचुअल हैं ये लोग, तो उन लोग की तरफ से भी उनको सपोर्ट नहीं किया जा रहा था। जब तक कि केस डायरी जब आई और उसे कोर्ट में जब पेश किया गया और उसमें 4 बच्चियों ने जब इसे सपोर्ट किया और उसमें इस तरीके की बातें लिखी गई थी उनके द्वारा, जो वो लोग अनपढ़ थी, तो मैजिस्ट्रेट द्वारा जब 164 का बयान लिया गया और उसमें जब इन्होंने अपने साथ आप बीती बताई कि किस तरीके से उनके साथ सेक्सुअल हैरासमेंट किया गया, तो और उसमें 4 बुजुर्ग सवाल है कि जो भी पीड़िता ने आरोप लगाया था, तो जांच में क्या वो सारे आरोप सही पाए गए? बिल्कुल, देखिए सभी के साथ तो नहीं होता, लेकिन चुनिंदा लोग जिनके कोई नहीं होते, जिनका कुछ, तो ऑब्वियसली सबके साथ नहीं होता। ये हर कोई वहां जाए और उसके साथ इस तरीके की चीजें हो, वो नहीं। लेकिन यहाँ पे जनरलाइज बना दिया गया था कि नहीं यहाँ पे ऐसे नहीं होते, वैसे नहीं होते, लेकिन जिनके साथ हो रहा है एटलीस्ट उनके साथ भी क्यों हो रहा है। ये तो मानवता को कहते हैं कि एकदम शर्मसार कर देने वाली, कि आपके अगर परिजन नहीं है तो आपके साथ कोई भी कुछ भी कर सकता है। आप अगर आप वहां पे बोली भटकी, डेफ एंड डफ 2-3 कैटेगरीज हैं, और तो उन जो डेफ एंड डफ है उनके साथ भी, तो एक डेफ एंड डफ लड़की ने अपने 164 स्टेटमेंट में बताया कि उसके साथ जिस तरीके की सेक्सुअल एक्ट्स हुए और गाड़ियां आई, जो भी शेल्टर होम में जो लोग जाते थे जिनके साथ दबाव बनाया जाता था गलत करने के लिए, तो वो लोगों को चिन्हित किया गया। अब बिल्कुल उनको चिन्हित किया गया और 4 लोगों का नाम है जो कि एसआईटी टीम ने हाथ खड़े कर दिए कि हमें कोई क्लू नहीं मिल रहा, जबकि कहना है कि उन 4 एडमिनिस्ट्रेटिव से भी हो सकते हैं, पॉलिटिकल पर्संस भी हो सकते हैं। तो आपने हाईकोर्ट ने उनसे सरासर सवाल खड़ा किया कि आपने कितने ही इंस्ट्रूमेंट्स यूज किए, लाई डिटेक्टर पे रखा इनको, क्या आपने बहुत सारी जो इन्वेस्टिगेशन इंस्ट्रूमेंट एजेंसीज होती है क्या आपने उसका इस्तेमाल किया? तो एसआईटी टीम वहां पे जवाब देने लायक नहीं थी। उन्होंने तो उन पे क्या कार्रवाई हुई? जो लोग जाते थे शेल्टर होम में या लड़कियों को बाहर भेजा जाता था, जिनके पास भेजा था, उन्हें चिन्हित करके आखिर उनका क्या किया? वही तो सवाल था ना हाईकोर्ट का कि आपने बस एक परपेट्रेटर्स को पॉइंट आउट कर दिया, एक जो इंसान जो उसे मोटिवेट करता था आपने उसे बस पकड़ करके डाल दिया कि हाँ बस यही एक इंसान है। लेकिन व्हाट अबाउट अदर 4-5 पीपल जिसका आप बात कर रहे हैं कि लोग आते थे, वहां पे कमरा हुआ करता था जहां पे जिनको मिलना है अपने बॉयफ्रेंड से या किसी भी जो मिलना है कि जो लड़कियां वहां पसंद करते थे, तो एक कमरा रखा गया था इस तरीके का कि जहां पे व्यवस्था थी। तो वो सारी चीजों के बारे में आपने कितना इन्वेस्टिगेट किया, वो कौन उसको बढ़ावा देता था, तो ये सारी चीजें सामने नहीं लाएगी। तो ये बहुत बड़ा सवाल था खुद में हाईकोर्ट का जब वो इस मैटर की सुनवाई कर रहे थे, जिसपे कि एसएसपी और एएसपी का कोई भी सेटिस्फैक्टरी रिप्लाई नहीं था। जी, अभी सुप्रीम कोर्ट का क्या कुछ फैसला आया है? या सुप्रीम कोर्ट का इंटरवेंशन इसलिए हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो गया था क्योंकि इस मैटर को अब ठंडे बक्से में जैसे डाल दिया था, उस तरीके से इस मैटर को यस लोअर कोर्ट पॉस्को कोर्ट में इसे काफी अच्छे से हैंडल कर रही है और हम लोग इसमें काफी मेहनत कर रहे हैं कि दोषी कहीं पे भी जब अगर कोई एक भी इंसान इसमें और छूट रहा है, बढ़ रहा है, तो उसे हम लोग किस तरीके से सामने लाना है। लेकिन ये जो रवैया था बेल एकदम आसानी से दे देना, बिल्कुल एक तरफ हाईकोर्ट कह रही है कि देयर इज सफिशिएंट एविडेंस और एक तरफ बेल कोर्ट कह रही है कि कुछ एविडेंस ही नहीं है, तो ये अपने आप में एक कॉन्ट्राडिक्टरी हो जाता है एक ही जगह का 2 स्टेटमेंट। तो ऑब्वियस सी बात है अगर हम इसे ऐसे ही छोड़ देते और यहीं पे हम लोग रुक जाते और सुप्रीम कोर्ट को मूव नहीं करते
तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा अन्याय होता उन बच्चियों के साथ जो वेल ऑफ नहीं है, जिनके आगे पीछे कोई तो नहीं है। उनका जो है समाज पर भी प्रभाव पड़ता, बहुत गंदा प्रभाव पड़ता। और ये सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में बकायदा लिखा गया कि दिस इज नॉट गुड फॉर द सोसाइटी, क्योंकि यहाँ पे इस तरीके के रेयरेस्ट ऑफ द रेयरेस्ट केस में जहाँ पे इस तरीके की चार्जेस हैं और वहां पे आपने इस चार्जेस को बहुत हल्के में ले लिया, तो ये मतलब कहीं से भी उचित नहीं है। तो इस पे उनका जो जजमेंट आया है, एकदम 16 पेज का इलैबोरेटेड जजमेंट विद लॉट ऑफ सपोर्टिंग जो रेफरेंस जजमेंट दिए गए हैं, उसमें बकायदा उन्होंने एक्सप्लेन करते हुए कहा कि इस तरीके के मामले में आप बिल्कुल भी हल्के में नहीं ले सकते, आपको बिल्कुल स्ट्रिक्टनेस और प्रॉम्प्टनेस, एक्टिवनेस दिखानी होगी व्हाइल डिलीवरिंग सच काइंड ऑफ जजमेंट। तो ये सारा बात जजमेंट में है सुप्रीम कोर्ट के। तो आखिर सुप्रीम कोर्ट का और भी क्या टिप्पणी है? सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही फटकार लगाई थी पटना हाई कोर्ट के इस डिसीजन को, और स्टेट ऑफ बिहार की तरफ से जो पीपी थे उन्होंने काफी सपोर्ट किया था। उनके तरफ से जो भी दलील दी गई थी वो काफी सपोर्टिव थी कि यस देयर इज अ वेरी बिग ब्लंडर फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट के तरफ से, बहुत ही ज्यादा नेग्लिजेंट बिहेवियर। उस वक्त सुशासन, अभी भी कहा जाता है कि सुशासन के सरकार में इस तरह के जब होते हैं चीजें तो काफी ज्यादा अपने आप में बड़े सवाल खड़े होते हैं। एग्जैक्टली तो ये सारी चीजों से बहुत प्रभावित होती है एक लीगल सिस्टम, और इसे कंट्रोल करना ऑब्वियसली बात है, हमें ही जागरूकता और हमें ही एक्टिव होनी पड़ेगी, तो इसलिए उसको मूव करना काफी जरूरत है। और हम लोग बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हैं सुप्रीम कोर्ट के कि उच्चतम न्यायालय ने इसे बहुत ही ज्यादा महत्वता दी, और इस तरीके के जो पीड़िता लोग हैं, जो बच्चियां हैं जिनका कोई नहीं है, उसके लिए न्यायपालिका है अभी भी। तो आगे अब वंदना गुप्ता का क्या होगा? उन्हें सरेंडर करना पड़ेगा, 4 वीक का समय दिया गया है, उन्हें सरेंडर करना होगा, और अगर वो नहीं करती हैं तो कस्टडी में उन्हें लेने की प्रयास की जाएगी, और ट्रायल जैसे चल रही है उसे और एक्टिवली चलाना होगा, और बहुत सारी बातें हैं, डायरेक्शंस दी गई है। आखिर आप इस पूरे मामले को कैसे देखती हैं? मेरे लिए ये मामला इसलिए भी बहुत ज्यादा अहम है क्योंकि मैं जब पहले भी 2-3 लड़कियों का मैटर रिमांड होम में मैंने देखा था, लेकिन उस समय चीजें कान में आती थी लेकिन बहुत ठोस सबूत नहीं हुआ करते थे हमारे पास। तो मुझे लड़कियां आके कहती थी तो मैं बोलती थी कि स्टेटमेंट दोगी क्या, ये तुम बोल सकते हो? तो नहीं, मैं नहीं दे सकती। तो हम लोग ऐसे रह जाते थे, कुछ बिना कुछ कर पाए हम लोग, क्योंकि ऑब्वियसली बात है जब तक आपके पास कुछ सोच समझ तो आप किसी इंसान के प्रति आप विरुद्ध इस तरीके का कोई मामला नहीं ला सकते। लेकिन जब इस बच्ची ने जब ये आकर के, और स्टार्टिंग में तो हमें भी बिलीव नहीं हो रहा था कि कहीं कुछ कॉन्स्पिरेसी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, तो लेकिन जब ये बातें सही निकली तो ऑब्वियसली बात है ये बहुत अहम केस बन गया था। और क्योंकि मैं इससे पहले भी काम कर रही थी, इतने दिनों से हो रहा था लेकिन पता नहीं चल पाया, अगर पीड़िता नहीं बताती तो फिर शायद इस पूरे गंदगी का भंडाफोड़ ही नहीं हो पाता। एग्जैक्टली उसके बाद जब इन्होंने बहुत मजबूती से सामने आकर के सारी बातों को रखा तो ऑब्वियसली बात है चीजें मूव हुई, और कहते हैं ना कि यहाँ पे न्याय मिल रही है, धीरे धीरे न्याय की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। NBC 24 ने काफी इस खबर को प्रमुखता से चलाया था और कहीं ना कहीं ठान लिया था कि जब तक इन्हें इन लड़की को इंसाफ नहीं मिलेगा तब तक हम लोग रुकने वाले नहीं हैं, अपने कहीं ना कहीं इरादों पे अड़े रहेंगे। तो आपने भी उस वक्त आप पूरे मामले को देख रही थी, तो कैसे, मतलब कि कितना आपके लिए ज्यादा ये नहीं, बहुत ही ज्यादा सपोर्ट सिस्टम रहा NBC का। NBC ने जिस तरीके से रोहतास जाके रिपोर्टर्स ने संजीदा खातून की मां से मिले, बहुत सारे सबूत इकट्ठा करने में मुझे मदद किया, और उनके लॉयर जिनको मैं नहीं जानती थी कि कौन है वो लॉयर जो है, उन्होंने मुझे बहुत सारे ऐसे दस्तावेज दिए वंदना गुप्ता के एक्यूज के खिलाफ कि वो सारा बहुत अहम भूमिका बनी। यानी कि नहीं मिलती तो शायद ये और भी मुश्किल हो सकता था, बहुत मुश्किल होता इस चीज को साबित करने में, क्योंकि हमारे पास बहुत सारी चीजें नहीं थी। ये धीरे धीरे एक टीम वर्क बना
मीडिया एनबीसी द्वारा, जो एनबीसी के रिपोर्टर्स थे वो रात दिन मेहनत कर रहे थे, जो भी इंफॉर्मेशन मिलती थी शेयर करते थे। मैं उनके साथ बैठती थी कि यहाँ पे कुछ चीजें समझ में आ रही हैं लेकिन हमारे पास कुछ क्लू नहीं है, तो उस क्लू निकालने के लिए होता है ना कि सपोर्ट सिस्टम। तो ऑब्वियसली एनबीसी का जो एक एक्टिवनेस और ये जो पूरा उनके तरफ से जो सपोर्ट सिस्टम दिया गया वो बहुत अहम भूमिका निभाई। जिस तरह से वंदना गुप्ता का जो है जमानत रद्द कर दिया गया है, तो ये कितना सही हुआ? नहीं, ये समाज के लिए और एक संस्थान के लिए जो स्टेट वेलफेयर द्वारा चलाया जाता है, एक आफ्टर केयर होम है, इसे केयर होम कहते हैं, तो वहाँ के एक मजबूती प्रदान करना, एक सुरक्षा प्रदान करना, एक सिक्योरिटी प्रदान करना, जो एक बैक ऑफ द माइंड एक महिला के होता है कि मैं किसी सरकारी, जब भी कोई लड़की, एक मेरी क्लाइंट थी ममता मिश्रा जिसको मैंने वहां से निकाला था, तो वो ये माइंड में उसके साथ होमिसाइड होने वाला था, तो वो एसएसपी को फोन करके वो वहां अपनी मर्जी से गई। तो कोई इंसान अपनी मर्जी से किसी जगह जाता था, वो सुरक्षित जगह, क्योंकि उसको अपने परिवार से काफी डर था, तो वो वहां जा रही थी, उसको लगा था कि मैं वहां सुरक्षा जगह पे जा रही हूँ। तो ये एक अपने आप में एक माइंडसेट होता है कि मैं किसी सुरक्षित, तो वो सुरक्षित नहीं था। जब आप वहां चले जाते हैं और आपको पता होता है कि मैं एक ऐसे जगह से निकल के और दलदल में चली आई हूँ, तो वो एक सिक्योरिटी प्रदान करने की जगह है। तो आप अगर इसे इतने हल्के में लेकर के इन्हें खुला छोड़ दिया जाता, तो ये और भी जो अधीक्षक है, सुप्रिटेंडेंट है, इवन सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में लिखा है कि शी इज सच अ पावरफुल वुमेन की उनका जैसे बेल हुआ उनको रीअपॉइंट भी कर दिया गया, उनको रिस्टेट किया गया समस्तीपुर में। तो ऑब्वियस ही बात है कि आपने इस पूरे मामले को हल्के में, जिसपे ऐसा चार्जेस है, आप उसको फिर से रीअपॉइंट कर रहे हैं, आप उसको फिर से उस तरीके की थ्रेट में उन लोगों को डाल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं स्टेट गवर्नमेंट की संलिप्तता है, उनके ऑफिसर्स की संलिप्तता है कि आप ऐसे व्यक्ति को जिसपे इतने सीरियस चार्जेस हैं और आप फिर उसको उसी के पास ले जाकर के बैठा दे रहे हैं। काफी तो ऑब्वियस बात है कि ये सारी चीजों को पॉइंट आउट किया गया हमारे द्वारा, कोर्ट के सामने इसको उजागर किया गया और कोर्ट ने इन सारे चीजों को देखते हुए एकदम वेल डिफाइंड ऑर्डर पास किया, जो कि हमारे लिए बहुत ज्यादा मजबूती से आगे की प्रोसीडिंग्स पे आपके लिए केस कितना कितना ज्यादा मुश्किल हुआ इस केस को लड़ने में? यस, बहुत ज्यादा मुश्किल हुआ, क्योंकि एसआईटी टीम एक टाइम के बाद मुझे टारगेट करने लगी थी। एएसपी काम्या मिश्रा द्वारा विक्टिम को बुलाया गया था कि तुम्हें 3,000 रुपए की महीने दिए जाएंगे, तुम्हारा देखरेख कर दिया जाएगा, तुम अपनी वकील पे इल्जाम लगा दो। इवन केस डायरी में लोगों ने, एसआईटी टीम इतनी ज्यादा मेहरबान थी एक्यूज्ड पे, और जो लोग होंगे इसमें संलिप्त, उन्होंने मेरे खिलाफ डायरी में भी 2-3 पैराग्राफ बनवाया कि इन्होंने करवाया है, आप ये स्टेटमेंट दे दो। तो ऑब्वियस सी बात है, थोड़ा थ्रेट परसेप्शन मुझे भी था कि हम उन्हें अरेस्ट करके ले आएंगे, तुम्हें ये ऑफर देते हैं हम। तो जब वो पीड़िता, ऑब्वियस सी बात है, जो इंसान इतना ज्यादा प्रताड़ित हुआ होगा, कोई इसके लिए लड़ता है, तो कहीं ना कहीं जमीर तो रहती है इंसान की। तो जब मुझे ये बात बताया गया तो मैंने बोला कि ये आपको स्टेटमेंट कोर्ट के सामने आप दे सकते हैं कि इस तरीके का आपको ऑफर था, कि हाँ मैं दे सकती हूँ, मुझे पता है कि मुझे यूज किया जाता। तो हमने जो ट्रायल कोर्ट था उसके सामने हमने इनको खड़ा किया, मैंने इनको कोर्ट को अवगत कराया कि इस तरीके की एसआईटी टीम खुद ही इस तरीके की हरकत कर रही है। तो बिल्कुल उनका प्रोडक्शन हुआ था एसपी काम्या मिश्रा का, उसके बाद ही अरेस्टिंग हुई थी, इस तरीके की वारदात हुई थी। तो ऑब्वियसली मेरे लिए बहुत ज्यादा टफ हो रहे थे सिचुएशंस, मुझे बहुत प्रेशर दिया जाता। इवन कुछ संस्था थे जहां से मुझे थ्रेट्स आते थे कि आप जबरदस्ती का मीडियाबाजी करवा रही हैं, आप लाइमलाइट में आने के लिए ये सारी चीजें कर रही हैं। तो चीजें थी, बहुत प्रेशराइजिंग थी मेरे लिए, यानी कि बहुत मुश्किल था आपके लिए भी, लेकिन आपने फिर भी डट कर इस लड़ाई को लड़ा। हाँ, बहुत टफ। तो आपने सुना कि इन्होंने काफी कुछ जानकारियां दी, कैसे इससे पूरे मामले का भंडाफोड़ हुआ, कैसे इन्होंने, कितना मुश्किल हुआ ये केस इनका जो है लड़ना, और कहीं ना कहीं वंदना गुप्ता अभी जो है उनका सुप्रीम कोर्ट से जो जमानत है रद्द कर दिया गया है। तमाम सवालों को लेकर हमने मीनू कुमारी जी से बातचीत की, तमाम जानकारियां दी। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहे NBC 24। धन्यवाद।